Okay, so from today we are going to solve questions from previous JEE exam. तो ये जो पहला क्वेश्चन है, it appeared in 2019 JEE main 2019. So let's see, a rod of length 50 centimeter. तो ये जो रॉड है इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 50 सेंटीमीटर का लेंथ है. ओके, is pivoted at one end. Pivoted मतलब उसको हैंग करके रखना, उसको फिक्स करना एक एंड पे फिक्स करना, that is pivoting. Okay, it is raised in such a way that it makes an angle 30 from the horizontal. मतलब ये जो रॉड है ये इनिशियली ऐसा था, it was initially in this position. फिर हमने इसको रेज कर दिया such that it makes an angle of 30 degree as shown in the figure with the horizontal. Okay, right? So 30 degree से रेज किया है and release from rest. तो 30 डिग्री से उसको रेज करके छोड़ दिया हमने, रिलीज कर दिया. Its angular speed when it passes through horizontal will be. तो वापस से जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ O, A और B. पहले हमने OA से उठा के OB पे लेके गए, फिर रिलीज कर दिया. तो वापस से जब वो नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो जब वो OA पोजीशन पे वापस आएगा तब उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर स्पीड कितना होगा. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू फाइंड आउट. मैं इसको बोल देता हूँ ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. इनिशियल पोजीशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां से रिलीज किया. डेफिनेटली इनिशियल पोजीशन OA था, हमने OA से स्टार्ट किया, फिर OB पे ले गए, फिर वापस OA पे आया. लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो रिलीज पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ रिलीज जो होता है उसको इनिशियल बोलते हो. तो OB से रिलीज हुआ है वो, तो इनिशियल पोजीशन बस OB एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हमने रिलीज कर दिया. राइट, तो नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज, बहुत बेसिक सा आइडिया है इसमें. मैं मान लेता हूं ये हाइट h है, दिस इज हाइट h. तो यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट A. तो काइनेटिक एनर्जी एट B विच इज 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B विच इज mgh equal to kinetic energy at A plus potential energy at A which is 0. Kinetic energy at B 0 होगा क्योंकि as they have told you कि वो रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया है ना, तो इनिशियल तो 0 था. पोटेंशियल एनर्जी एट B होता है mgh, राइट, mgh. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, जो नहीं होना चाहिए, आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग हाइट h यहाँ ले लेते हैं. ओके, राइट, हाइट h यहाँ लेते हैं. ये कब लेते हैं ऐसा, ये तब लेते हैं जब आपके पास रोलिंग मोशन हो, एक ऑब्जेक्ट हाइट h पे हो, वो रोल डाउन करके आ रहा है. ऐसा है कि ऐसा नहीं है. किसकी बात चल रही है यहाँ पे, रॉड का मास तो पूरे रॉड में होगा ना, रॉड का मास तो पूरे रॉड में होगा. तो हाइट किसका देखेंगे, हाइट सेंटर ऑफ मास का देखेंगे. सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है. तो ये गलती करोगे तो आंसर गलत आएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू टेक हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, you have to take height of center of mass and not the end point of rod. मतलब हाइट आपको सेंटर ऑफ मास का लेना है, यहाँ का हाइट लेना है. यू हैव टू नो दिस थिंग. और फिर आपको पता है सेंटर ऑफ मास से एक एंड L/2 डिस्टेंस पे और दूसरा एंड भी L/2 डिस्टेंस पे. यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक हियर. ओके, यू सिंपली कैन नॉट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है बेसिकली. अब अगर आप sin थीटा लोगे, हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B निकाल रहे हैं,
but from figure sin theta is opposite side upon hypotenuse. देखो ये जो है थीटा, this is theta 30 degree opposite side upon hypotenuse. So from figure I can write down sin 30 is h upon l by 2. तो मुझे h मिल जाएगा l by 2 sin 30 और वो l by 2 sin 30 जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में. Therefore potential energy at point B is mgl by 2 sin 30, that is mgl by 4, क्योंकि sin 30 भी हाफ होता है. करेक्ट, राइट. और एक प्रॉब्लम जो हो सकती है, ये हो गया एट इनिशियल पोजीशन, मतलब OB. एट फाइनल पोजीशन you have potential energy at 0. क्यों पोटेंशियल एनर्जी 0? क्यों? क्योंकि हाइट 0 हो गया, सेंटर ऑफ मास का हाइट 0 हो गया, सिंस h is 0 here. काइनेटिक एनर्जी is, अब प्रॉब्लम क्या है ना, नॉर्मली हमको आदत होती है हाफ mv को देखने की. ये रोटेशनल मोशन है, ये ट्रांसलेशन नहीं है. यहाँ पे वो जो रॉड है वो रोटेट हो रहा है और रोटेशन में आपको पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है. तो प्लीज यहाँ पे ये चीज को याद रखना. और आपको पता है कि आई क्या होता है रॉड के लिए, रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट वन एंड. आपको याद है अगर हमारे पास एक रॉड है वो अबाउट वन एंड रोटेट हो रहा है विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ml स्क्वायर बाय 3 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है. आपका जो एक रॉड है वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस गोइंग इनसाइड, मतलब ये रॉड ऐसा और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन. ओके, तो याद रखना, ये समझ लेना कि जब इस डायग्राम में एक्सिस इस पर्टिकुलर पॉइंट से अंदर की तरफ, मतलब रॉड को परपेंडिकुलर थ्रू वन एंड जा रहा है एक्सिस. ओके, तो इन दिस केस यू ऑलरेडी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 3. ये पता होना चाहिए आपको. अगर ये पता नहीं है या ये समझा नहीं है तो फिर नहीं सॉल्व होगा, राइट. देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज 5. मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A, सबका सब सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में. तो काइनेटिक एनर्जी एट B इज 0, potential energy at B is half, sorry not half, mgl by 4, and kinetic energy at A is 1 by 2 ml square by 3 omega square plus potential energy is 0. तो m आपका कैंसिल हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, 1 जा और 2 जा. आपको चाहिए था, you were interested in finding out omega. तो after you cancel out all the things which are not required, आपको मिलेगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g by 2l. ओके, राइट. कैसे बता देता हूँ. तो ये 0 था हटा दिया, ये 0 था हटा दिया, m l l 1 जा 2 जा, तो क्या मिला हमको, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g by 2l मिला क्या. यस, राइट, करेक्ट. तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी, 10 बोली है यहाँ पे, बोला ये 10 यूज करना है. 2l, 2 इंटू लेंथ 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, राइट. तो ये आपका आ गया 30 अपॉन 100, क्योंकि 50 इंटू 2 इज 100 है वो, राइट, करेक्ट. इंटू 10 पावर -2,
cancel, cancel. Okay, cancel and cancel. So solve all this and you will get what is required. तो बाकी का जो है वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो. ओके, मैं बता देता हूँ फिर भी, बिकॉज आई नो इट विल बी लीडिंग टू सम कंफ्यूजन. ओके, तो ये आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 30. तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ 30 आफ्टर सॉल्विंग. ओके, गुड. नाउ एक चीज जो हम लोग गलती कर देते हैं, एंड दैट इज, मैंने यहाँ पे L/2, द मोमेंट आई से L/2, L/2 बहुत है यहाँ पे, कहाँ गया L/2? यस. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम तो हाफ ही रॉड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. फिर वी आर कैलकुलेटिंग फॉर हाफ रॉड. ये तो सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि तो हाफ रॉड का ही आ गया. फिर फुल रॉड का क्या आएगा? तो दैट इज वेयर you need to be very careful. Okay, so basically प्रॉब्लम ऐसा है कि इन सम बुक्स वो आपको बोलेंगे कि ये जो आंसर आपने लिखा है, ये आंसर आपने हाफ द लेंथ के लिए लिखा है. That I told you, but that is not correct. क्योंकि as I also told you in one of the last sessions कि जब एक रॉड inclined है to the horizontal, जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये ड्यू टू ग्रेविटी जब नीचे आता है तो हम नॉर्मली सेंटर ऑफ मास से ही लेंथ मेजर करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट हो रहा है. ओके, इट इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास. तो डू नॉट गो इनटू दोस इनकरेक्ट आंसर्स. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें जब आप लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. क्योंकि पूरे रॉड में मास था, जब पूरे रॉड में ही मास था तो फिर देयर इज अ डायलेमा कि फिर मैं h यहाँ से मेजर करूँ या इस पॉइंट से मेजर करूँ या यहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ. तो हम मेजर करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. तो पोटेंशियल एनर्जी mgL/4 इज करेक्ट. Some books will tell you, वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आपने जो L लिया है L/2 ये हाफ रॉड के लिए लिया है, और बाद में आपको बोलेंगे कि करेक्ट कर लो इसको, अंडर रूट ऑफ 30/2 लिखोगे तो पूरे का मिल जाएगा. दैट इज नॉट करेक्ट. तो नाउ इज अ टाइम फॉर अ शॉर्टकट. तो शॉर्टकट क्या है? ये सारा का सारा you don't have to write. I'll just keep this for your reference for later, but है वही method. I will tell you the same method. There's no other method, but just in shortcut. तो हमेशा आपको अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. हमको ऑलरेडी पता है जब रॉड रेस्ट पे है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा. पोटेंशियल एनर्जी in the initial position equal to kinetic energy in the final position. That is mgh. Of course you know this is half I omega square. h अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आप लिखते हो sin 30 equal to h upon L/2 की लेंथ by 2 क्योंकि हाइट हमेशा सेंटर ऑफ मास से मेजर होता है. तो आपको h मिल जाएगा L/2 sin 30, राइट. तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा mgL/4 क्योंकि sin 30 इज हाफ. तो mgL/2 into sin 30 half I is mL²/3. क्यों mL²/3? because I told you कि ये रॉड अबाउट वन एंड रोटेट हो रहा है ओमेगा स्क्वायर. ये टू कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल हो गया, ये L भी कैंसिल हो गया. तो ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास 3g sin 30, है ना.
और एक L है तो डिवाइड बाय L है बेसिकली। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 हाफ और लेंथ की वैल्यू 50 इंटू 10 पावर -2। 50 इंटू 2 इज 100 और 10 पावर -4 ये सब कैंसिल हो गया तो मिलेगा 30। तो ओमेगा स्क्वायर इज 30 तो ओमेगा इज रूट ऑफ 30। डन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी, some books will give you option as root of 30/2, which is not correct. Okay, there are printing mistakes, right? Next question, question number 3. Okay, so to mop a clean floor, to mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius capital R vertically down with a total force capital F and rotates it with a constant angular speed about its axis. If the force capital F is distributed uniformly over the mop and if coefficient of friction between the mop and the floor is mu, the torque applied by the machine on the mop is. So, okay, तो ऐसा है, to mop clean a floor, आपको पता है कि you at your homes you might have seen, आपके पास एक मॉप होता है, एक रॉड होता है बेसिकली, और इस रॉड के नीचे जो है यू हैव क्लीनिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे कुछ सॉफ्ट मटेरियल लगा होता है, मॉप क्लीन, करेक्ट, राइट. So to mop clean a floor, a cleaning machine, there's a machine which presses a circular mop. The mop is circular in shape, तो ये जो नीचे का क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है, ओके, ऑफ रेडियस r, तो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, राइट. वर्टिकली डाउन विद द फोर्स F, तो इसको वो कैपिटल F फोर्स के साथ नीचे प्रेस कर रहा है and rotates it with constant angular speed about its axis. तो मशीन क्या करेगा, साफ करना है तो पहले नीचे प्रेस करेगा फिर उसको रोटेट करेगा. तो once it is pressed down, then the machine starts rotating this, correct है ना. If the force F जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो हर जगह पे इक्वल अमाउंट में है, मतलब अगर यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है, 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 so on so forth. तो फोर्स F जो है वो पूरे सर्कुलर रीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके. एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मॉप एंड द फ्लोर, तो जिस फ्लोर को क्लीन करना है, घर में जो आपका फ्लोर होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज होगा ना, तो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप इज, तो जो मशीन, इसके ऊपर जो मशीन फिट किया है जो उसको रोटेट कर रहा है वो कितना टॉर्क अप्लाई करेगा, राइट. तो सबसे पहले देयर इज समथिंग बेसिक्स दैट यू शुड नो. इन रेस्ट पोजीशन, इन रेस्ट पोजीशन मतलब जब आपने फोर्स लगा दिया तो दिस फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल, आपको पता है, यू शुड नो दिस. वैसे भी एक ऑब्जेक्ट जब आप फ्लोर पे रखते हो तो नॉर्मल रिएक्शन, राइट, आपको पता है इट इज गिवन बाय mg. तो इफ यू रिमेंबर डाउनवर्ड फोर्स प्रोवाइड्स नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे भी वही है, डाउनवर्ड फोर्स इज F which will provide normal reaction. So in this case you will have force equal to normal reaction, equation number 1. Question interesting है थोड़ा सा, you might get confused but just try to focus on what I am saying, right. अब what they are telling you is, they are telling you कि ये जो मॉप रोटेट होगा, it rotates with constant angular speed, right. तो सबसे पहले you have to see what are the different forces acting on it, क्योंकि फोर्स ही तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है. टॉर्क क्या होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स, ऐसा ही होता है. सो विच आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, सबसे पहले आपको ये देखना है, और वो सारे फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. तो एक फोर्स है डाउनवर्ड F, एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन N, एक फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द मॉप, एंड देयर इज टॉर्क बाय द मशीन, क्योंकि जो मशीन है वही तो रोटेट कर रहा है, करेक्ट। बट क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया है कि फोर्स एफ डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन उसको अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा, तो डाउनवर्ड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशनल इफेक्ट। हमने जब एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने उसको रोटेट करने की कोशिश ही नहीं की, तो टॉर्क ड्यू टू एफ या फिर टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन ही कहां से आया? तो दिस पार्ट विल नेवर कंट्रीब्यूट, राइट। तो अब बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसा दिया होगा, टॉर्क ड्यू टू एफ प्लस टॉर्क ड्यू टू एन प्लस टॉर्क ड्यू टू एम प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू 0, राइट। फिर वो बोलेंगे बट टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड डाउनवर्ड फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज 0। कहां से आया? कुछ नहीं लिखा होगा। तो आई एम टेलिंग यू कहां से आया। आई एम टेलिंग यू कि ये लिखो ही मत, क्योंकि हमको पता है कि ये रोटेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, तो व्हाई शुड आई राइट। तो क्या लिखना है हमको? हमको लिखना है कि टॉर्क ड्यू टू मशीन, मशीन ही था जो बॉडी को रोटेट कर रहा है, और वो जो मॉप है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। याद रखो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज आई इनटू अल्फा। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो टॉर्क जो है वो बैलेंस हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है, बोला है ना कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, which means what does that mean? इसका मतलब ये होता है कि ये जो टॉर्क मशीन ने अप्लाई किया वो बैलेंस होना चाहिए। कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि मॉप कहाँ टच हो रहा है? फ्लोर पे, और फ्लोर और मॉप में क्या है? फ्रिक्शन। तो टॉर्क ड्यू टू मशीन विल बी इक्वल एंड अपोजिट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे माइनस टाउ एफ। ओके, दिस इज समथिंग यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन व्हाट एल्स यू शुड नो इज, इतना पता है आपको, सो दिस मच इफ यू नो, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर टाउ एम, टॉर्क ड्यू टू मशीन प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन adds up to give you 0. But you know force of friction is mu times of normal reaction, correct? Right. But normal reaction equal to the applied force F, so mu times of F, equation 2. So force of friction is mu times of applied force, right? This is something that you should know, ये आपको पता होना चाहिए। Then अब एक चीज आपको बोली है कि ये जो फोर्स F डाउनवर्ड था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? अगर मैं मॉप को, ये जो नीचे जो मॉप है, इफ आई लुक एट दिस मॉप, मैं इस मॉप को अगर देखता हूं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था। हम यहाँ पे साइड वाइज देख रहे हैं, और यहाँ पे हम बॉटम व्यू देख रहे हैं, क्योंकि जब आप उस मॉप को नीचे से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, तो वो सर्कुलर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर लुकिंग एट द मॉप फ्रॉम बॉटम, तो सर्कल दिखेगा वहां पे, करेक्ट। हमें अगर टॉर्क फाइंड करना है ड्यू टू फ्रिक्शन, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम मॉप का बॉटम व्यू देख रहे हैं, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम इस मॉप में एक सेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। लेट्स लुक एट अ वेरी थिन रिंग। ये जो मॉप है, ये मॉप जो है, विल अज्यूम कि दिस मॉप इज मेड अप ऑफ थिन रिंग्स, है ना। अंदर एक रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, फिर रिंग, तो 0 से R रेडियस तक
मॉब का रेडियस भी कैपिटल आर बोला है आपको, तो 0 से आर रेडियस तक, सेंटर से लेके तो सर्कमफरेंस तक, कैपिटल आर तक, दिस मॉब इज मेड अप ऑफ थिन थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। उसमें से मैं एक रिंग यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आई एम शोइंग अ रिंग हियर ऑफ थिकनेस डी आर। इसका जो थिकनेस है ये थिकनेस डी आर है, और इसका जो रेडियस है ये स्मॉल आर है। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहले मैं ये देख लूंगा कि ये जो रिंग है इस रिंग पे कितना टॉर्क है। तो what I am trying to find out is what is the torque on this ring, and you know how to find out torque on the ring. आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करोगे। Well, by the way, आपको यहाँ पे बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, राइट? इफ यू डोंट नो बेसिक्स तो फिर डिफिकल्ट है, राइट? तो हाउ टू फाइंड आउट torque? Mu n by pi r square with a negative sign, बताता हूं कि कैसे किया ये, into 2 pi r dr. Now ये कहां से आया? आपको याद होगा टॉर्क का डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? डिस्टेंस multiplied by force, right? So if you look here, this is friction force per unit area. ऐसा क्यों लिया? क्योंकि जब आप झाड़ू मारते हो तो मॉप, पूरा का पूरा मॉप का सर्कुलर सरफेस फ्लोर के साथ टच होता है, पूरा का पूरा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस होल पार्ट। तो जो फोर्स F था, ये जो फोर्स F था, ये पूरे के पूरे सर्कुलर पार्ट पे लग रहा है। मैं पहले ये देख रहा हूं कि हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने कैपिटल F फोर्स से नीचे दबा दिया मॉप को, और फिर मशीन ने रोटेट किया। तो रोटेशन जब होगा तो मॉप का पूरा एरिया फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन हर जगह पे होगा। फ्रिक्शन ये पूरे के पूरे डिस्क पे होगा। हम देख रहे हैं कि यूनिट एरिया में कितना फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है क्या? यस। अपॉन एरिया कितना मॉप का? पाई आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म है टॉर्क में, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन टॉर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस, F इंटू आर, एंड नॉट F बाय A, F इंटू आर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फोर्स पर यूनिट एरिया को एरिया ऑफ द रिंग, मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रिंग। इनर सरकमफरेंस लो 2 पाई r, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ द रिंग से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट? गुड। तो ये आपको मिलेगा, एरिया ऑफ द रिंग आपको मिलेगा 2 पाई r dr, 2 पाई r dr, दिस इज व्हाट यू हैव, करेक्ट? तो टॉर्क you can find out, first of all you have to understand कि यहाँ कर क्या रहे हैं हम लोग। The question extremely higher level question है, that's why you have to pay complete attention here. So what we are doing is, हमारे पास एक मॉप है, मॉप रोटेट हो रहा है ड्यू टू मशीन। मॉप रोटेट होगा तो फ्लोर और मॉप में फ्रिक्शन होगा, लेकिन एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट का मतलब अल्फा 0 चाहिए, मतलब टॉर्क ड्यू टू मशीन और टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन बैलेंस चाहिए। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन मुझे निकालना है। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन? तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन में फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन जब निकालोगे तो व्हाट हैपेंस इज,
पूरा का पूरा मॉप, पूरा का पूरा मॉप सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन तो हर जगह पे होगा। तो हम पहले देखते हैं कि हाउ मच इज द फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया। तो फ्रिक्शन पर यूनिट एरिया इज friction upon area of the mop. This is friction per unit area. Friction F, which is mu times of normal reaction, into area of the mop is pi r square. Right? Yeah. Now, friction on a ring of radius r and thickness dr is given by, कैसे फाइंड करोगे फ्रिक्शन ऑन दिस रिंग? तो फ्रिक्शन ऑन द रिंग इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मॉप इनटू एरिया ऑफ द रिंग, क्योंकि एरिया और एरिया के डायमेंशन हो जाएंगे कैंसिल, तो आपको मिलेगा फ्रिक्शन। दैट्स इट, राइट? तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस रिंग इज दिस, तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहले मैं सिर्फ इस एफ को टाउ बोल रहा था, नोटेशन तो ठीक है, नोटेशन मैंने गलत कर दिया था, डजंट मैटर। Area of the ring is 2 pi r dr. So what you have so far is how much is the friction acting. आपको क्या पूछा है? टॉर्क पूछा है। What they're asking you is torque, correct? किस पे टॉर्क? टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप, मतलब टोटल टॉर्क कितना लग रहा है इस पूरे मॉप के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, पहले देख लूंगा कि टॉर्क इस रिंग पे कितना है। तो हाउ डू यू फाइंड आउट टॉर्क? तो हाउ विल यू फाइंड आउट टॉर्क? Torque acting on ring will be distance into frictional force on the ring. So R and frictional force on the ring is mu n upon pi r square into 2 pi r dr. तो ये आ गया आपका torque acting on a small ring of the mop, that is mu n pi r square 2 pi r square dr. Okay. हमको फाइंड करना है पूरे मॉप पे, भूलना नहीं है पूरा मॉप कहां से कहां जा रहा है, जीरो से लेके तो सरकमफरेंस मतलब कैपिटल आर तक जा रहा है, तो डोंट फॉरगेट। देयरफॉर टॉर्क ऑन द मॉप इज इंटीग्रेशन ओवर रिंग फ्रॉम 0 to r। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ये जो आपके पास मॉप है, इट इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, और नंबर ऑफ रिंग्स कहां से स्टार्ट हो रही है, सेंटर से लेके तो सरकमफरेंस तक। तो बाय अजम्पशन मॉप इज रिंग देन अ रिंग देन अ रिंग देन अ रिंग देन अ रिंग, तो रिंग 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 ऐड करते जाओगे तो पूरा का पूरा मॉप मिल जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 0 to r म्यू एन, पाई पाई तो कैंसिल कर दिया मैंने, म्यू एन कैपिटल R स्क्वायर, राइट, 2r square dr, right? Good. Now इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस। तो कैसे सॉल्व करोगे? टाउ इज इक्वल टू, क्या क्या कांस्टेंट है बाहर, म्यू कांस्टेंट था, यस कांस्टेंट था, राइट, टू कांस्टेंट था, यस कांस्टेंट था, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट था, यस कांस्टेंट था, कैपिटल आर कांस्टेंट है, यस इट इज कांस्टेंट। सिर्फ रिंग पे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मॉप को आप रिंग्स में अज्यूम कर रहे हो। फिर ये आएगा 2 म्यू एन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब बाई 3, 0 to कैपिटल आर। फिर आप अपर लिमिट डालोगे, फिर आप लोअर लिमिट डालोगे, फिर आपको मिलेगा टॉर्क एज 2 म्यू एन आर क्यूब बाई 3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और ये आर कैंसल, और 2 म्यू नॉर्मल रिएक्शन वाज एफ, इक्वेशन नंबर 1, राइट, 2 म्यू एफ आर बाई 3 है क्या, 2 म्यू एफ होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। I could have easily skipped this question saying नहीं बहुत हायर लेवल है, बट ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा बहुत जगह पे, स्पेशली तो जो रोड क्लीनिंग मशीन्स आते हैं उसमें
पहले क्या होता है, पहले मॉब को नीचे लाया जाता है बाय फोर्स F, उसको दबाते हैं नीचे, मतलब F इक्वल टू N, डाउनवर्ड फोर्स इज नॉर्मल फ्रिक्शन। फिर मशीन रोटेट करती है और वो मॉब पूरा का पूरा जमीन के साथ टच होता है, राइट। अगर हमको उस मॉब को कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमाना है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मतलब टॉर्क नहीं चाहिए, क्योंकि टॉर्क इटसेल्फ इज आई अल्फा, अल्फा नहीं तो टॉर्क नहीं, पर टॉर्क तो लग रहा है, कौन लगा रहा है, मशीन। इसका मतलब जो टॉर्क मशीन लगा रहा है उस टॉर्क को फ्रिक्शन में बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर there will be angular acceleration and there will be no constant speed. Good. But force of friction is mu times of normal reaction. But normal reaction is F. तो ये आ गया आपके पास। अब जब मॉप जमीन के साथ, फ्लोर के साथ कांटेक्ट में, तो पूरा का पूरा कांटेक्ट में ना, ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा सा पार्ट कांटेक्ट में है फिर बाकी कांटेक्ट में नहीं। इज इट लाइक दिस? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इतना पार्ट ये जो मैं क्लीन कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा मॉप ही कॉन्टैक्ट में होता है, करेक्ट। तो मतलब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज कंप्लीटली एक्टिंग ऑन दिस मॉप। फ्रिक्शनल फोर्स तो पूरा के पूरा मॉप पे एक्ट हो रहा है, पूरे के पूरे डिस्क पे एक्ट हो रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितना फ्रिक्शन है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि पहले ये देख लेते हैं कि यूनिट एरिया पे, इस डिस्क के, इस मॉप के यूनिट एरिया में कितना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मॉप, फ्रिक्शनल फोर्स इज न्यू टाइम्स ऑफ एन, एरिया ऑफ मॉप इज पाई आर स्क्वायर। अब हमने इस मॉप को अज्यूम कर लिया इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसा पूरा रिंग से बना हुआ है, कंटिन्यूअस रिंग से। अभी दिखते वक्त तो गैप दिख रहा है, बट इन रियलिटी देयर इज नो गैप। इन रियलिटी ऐसा है, इन रियलिटी ऐसा है वो, आई टेल यू, in reality you have a ring, then you have another ring, वो कंटिन्यूटी होती है, फिर then you have another ring, तो you have another ring, तो एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, ऐसा मिलके पूरा मॉब बन गया। तो मैंने कोई भी एक रिंग अज्यूम कर लिया यहाँ पे जो डिस्टेंस स्मॉल r पे है, जिसका थिकनेस dr है। तो इस रिंग पे, इस पर्टिकुलर रिंग पे कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। सॉरी, कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। तो कैसे करोगे, फोर्स यूनिट एरिया पे कितना मल्टीप्लाइड बाय इस रिंग का एरिया कितना। तो इफ यू मल्टीप्लाई फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया यू गेट टोटल फोर्स। तो वही किया हमने, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग, राइट। तो आपको मिल गया कि यूनिट एरिया पे कितना, इस पर्टिकुलर रिंग पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों निकाला, मुझे टॉर्क चाहिए था, इन रियलिटी मुझे टॉर्क चाहिए था, वो टॉर्क क्या है, डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो अब इस रिंग का डिस्टेंस था r, स्मॉल r, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है रिंग पे, वो हमने फाइंड करके रखा है यहाँ पे, म्यू एन अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, राइट। तो ये मिल गया आपको टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग। लेकिन हमको टोटल टॉर्क ऑन द मॉप चाहिए था। मॉप तो 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे अलग अलग रिंग से बना हुआ है, कहाँ तक, कैपिटल R रेडियस तक। तो फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया, हमने बोला कि मॉप जो है एक कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो हमको मिल गया आंसर 2/3 म्यू टाइम्स ऑफ F into R, राइट। गुड। तो even though it was a higher level question, but it was required to solve. Next question, question number 4. A homogeneous solid cylindrical roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by a horizontal force. Assuming rolling without slipping, angular acceleration of the cylinder is, आपने देखा होगा क्रिकेट के गेम में पिच पे एक रोलर घुमाते हैं, they put a roller over here, राइट। क्रिकेट की पिच पे, पिच को फ्लैट करने के लिए
दे पुट अ रोलर, और इस रोलर को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से they are pulling it. So they are pulling this roller with a horizontal force, which is F. कैपिटल F अप्लाइड फोर्स है। आगे उन्होंने बोला है कि इस रोलर का रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और इस रोलर का जो मास है वो कैपिटल M है, राइट। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों मैंने आपको फ्रिक्शन भी पहले करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला था हमको। अगर आपको याद होगा कि ओवरऑल तो बॉडी इस तरफ जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फिर मैंने आपको वहां पे बताया था कभी भी याद रखना अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स equal to mass into acceleration. Applied force is F, frictional force is small f, mass of roller is m, and acceleration is let us say a. और हमको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, नॉट लीनियर। फिर आपको ये भी पता होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन a इज r into अल्फा, है ना। linear acceleration is r into angular acceleration, radius into angular acceleration, ये पता होगा, राइट। आपको ये पता होना चाहिए, you should know that frictional force is what? How do you calculate force of friction? This is what you should know. By the way, you know कि जब ये बॉडी सिलेंडर रोलर जब आप इसको पुल करते हो तो ये रोटेट होता है। रोटेट कब होता है? जब टॉर्क होता है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोलर इज बाय डेफिनेशन I अल्फा, बट बाय डेफिनेशन टॉर्क इज, अभी अभी मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में, क्या था टॉर्क? R इंटू फोर्स, राइट। तो R इंटू फोर्स, और R क्या, कौन सा? कैपिटल R इंटू फोर्स, दिस इज टॉर्क। तो टॉर्क is R into force which is equal to I alpha, right? ये पता होना चाहिए। Then RF, I solid cylinder rotate हो रहा है about an axis passing through its center. What is moment of inertia? M R square by 2. This is moment of inertia. R कैंसल, तो F आपको मिल गया mr अल्फा बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज mr अल्फा बाई 2 इक्वल टू mr अल्फा, therefore F is equal to mr अल्फा प्लस mr अल्फा by 2, 1 में हाफ ऐड कर दिया तो 3/2 mr अल्फा। हमको फाइंड करने के लिए वो था अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2f अपॉन 3mr, तो 2f अपॉन 3mr, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बेसिक्स ऑफ 11th, applied force minus opposing force equal to mass into acceleration, ये 11 से आता है। applied force minus frictional force is mass into acceleration. Acceleration linear is equal to capital R times of angular acceleration alpha, तो A equal to R alpha, ये हमने 11th plus 12th में सीखा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि टॉर्क एक्टिंग इज डिस्टेंस इनटू फोर्स, और उन्होंने क्लियर कट बोला है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, स्किडिंग नहीं हो रहा है मतलब फ्रिक्शन है। जब भी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग बोला होगा तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है।
तो R times of frictional force is torque by definition, but by definition torque is also I alpha. But I roller क्या होता है? Solid cylinder होता है. Solid cylinder rotating about an axis passing through its center of mass. I mean through center. mr square by 2. एक R गया तो frictional force मिल गया F. तो इस frictional force F को यहाँ लिखोगे and then solve करोगे, आपको मिल गया F is equal to 3/2 mr alpha. तो alpha 2F by 3 mr, option number D. That's it. This is how you can solve this particular question. Okay, तो ये तीनों क्वेश्चन जो आज आपने सॉल्व किए, they were good level questions. तीनों के तीनों 2019 JEE में आए थे मेन में. Okay, we'll stop here for today now.